तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि न्यूट्रिशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह होता है? प्लांट्स में न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। तो अब हम लोग फोटोसिंथेसिस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा होता है, ये फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या है? कन्वर्जन, ये प्रोसेस क्या है? कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स like CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll to ऑर्गेनिक फूड। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ग्लूकोज। 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लियरली पता चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे कैसे होता है? तो 3 स्टेप प्रोसेस है। इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा प्रोसेस क्या हो जाता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब एंड splitting of H2O into H2 and O2, ठीक है। यही होता है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है कि हम लाइट से हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। हाइड्रो का मतलब पानी और लाइसिस का मतलब तोड़ना। पानी को तोड़ रहे हैं हम लाइट से, वही होता है चेंज इन केमिकल, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमें मिल रहा है वो केमिकल एनर्जी हो गया एक तरह का, ठीक है। क्यों? अगला प्रोसेस हाइड्रोजन पे ही डिपेंड करेगा। रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, बाय H2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का। एक नोट यहां पे आप लिख लीजिएगा। नोट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ना कि दीज ऑल स्टेप्स नीड नॉट बी नेसेसरी टू अकर in the same sequence as described above, ठीक है। हम जो भी स्टेप्स हमने लिखा है ना, वो जरूरी नहीं है कि एकदम इसी सीक्वेंस में हो, नहीं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, या प्लांट्स ऐसे होते हैं कि रात में क्या करते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स पे ना वो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं जो कि वो दिन के समय एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्टेप्स हैं ये जरूरी नहीं है कि सेम सीक्वेंस में हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज some plants prepare a complex at night which is acted upon
by light energy absorbed during daytime। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। एक इक्वेशन है वो लिख देता हूँ। फोटोसिंथेसिस की जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या होती है, 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव C6H12O6 प्लस 6O2। ये फाइनल ये रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस का। इसे बोलते हैं हम ग्लूकोज। और एक बात यहां से जान लें, प्लांट derives energy from ग्लूकोज, लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज है, ठीक है, जिनको प्लांट्स यूज्ड अप नहीं करेंगे, ठीक है, जिनको प्लांट्स यूज नहीं करेंगे, वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये जो एक्सेस ग्लूकोज है स्टार्च, इट इज स्टोर्ड इन प्लांट पार्ट्स और एज फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो जो हम फ्रूट्स, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो एक तरह का स्टार्च ही होता है। ग्लूकोज का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, कभी भी जो बॉडी सेल्स होते हैं हमारी या फिर प्लांट्स की, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ही अपना एनर्जी डिराइव करती हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज को ब्रेक करता है बॉडी सेल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वहां से एनर्जी डिराइव करता है। ठीक है, ग्लूकोज का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है स्टार्च, इससे हम लोग एनर्जी डिराइव नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए होता है। ठीक है, वापस से जब प्लांट को एनर्जी चाहिए होगी ना, तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा लेगा और फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाएगा इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, वहां से उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ये। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किसी प्लांट में कैसे होती है। तो हम जान लेते हैं कि रॉ मटेरियल्स जो भी रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट को, वो कैसे कैसे प्लांट सेल्स तक पहुंचती हैं। तो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पहला हो जाता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई प्लांट कैसे लेता है, तो उनमें एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं अंडर द लीफ। ठीक है, लीफ के बॉटम पार्ट पर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल पोर्स और ओपनिंग्स नोन एज स्टोमाटा। ये प्लूरल वर्ड है, स्टोमा हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
लीफ के एक साइड सेक्शन को ना हम मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ऊपर और नीचे में एक वाइट फाइब्रस वैक्सी लेयर होता है जिसे बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, इसे बोला जाता है क्यूटिकल। इसका काम क्या है? ये तो एक वैक्सी कवरिंग है। ठीक है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस। ठीक, उसके नीचे में होता है एपिडर्मिस, दोनों तरफ, लोअर पार्ट में भी अपर पार्ट में भी। अपर पार्ट वाले को, जिसको मैं बना रहा हूँ, उसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। लोअर पार्ट वाले को बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, वैक्यूल्स हैं एपिडर्मिस की। ठीक, इनके नीचे होती हैं एकदम ठीक हमारा जहाँ मेन फोटोसिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इनको बोलते हैं पैलिसेड सेल्स, जिन्हें मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। लार्ज रेक्टेंगुलर यूनिट्स हैं ये। ठीक है, इनमें वैक्यूल्स होता है और क्लोरोप्लास्ट्स भी होता है, जिन्हें मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, ये स्पॉन्जी सेल्स हैं, किसी भी शेप की हो सकती हैं। ये लोअर एपिडर्मिस बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एयर स्पेसेस हो गए, को मिटा रहा हूँ। यहीं पर बनेगा हमारे गार्ड सेल्स। जो रेड रेड पोर्शन है ये न्यूक्लियस है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस का। ठीक, ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिखाऊंगा मैं, इन्हीं को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, जिनके पास पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस का ये साइट है, जो ग्रीन डॉट्स दिखा रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, इनकी एक खासियत होती है क्लोरोप्लास्ट्स ना, अगर इस लेयर पर सनलाइट की इंटेंसिटी तेज है तो क्लोरोप्लास्ट्स नॉर्मल दूरी पे रहेंगे, लेकिन अगर वीक हो गई इंटेंसिटी सनलाइट की लीफ पर, तो क्लोरोप्लास्ट्स ना अपर साइड मूव कर जाता है, डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, ताकि फोटोसिंथेसिस के रेट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये मूव भी कर सकते हैं इनसाइड क्लोरोप्लास्ट्स। गार्ड सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। ठीक, तो क्यूटिकल स्टार्ट करते हैं अपर से। क्यूटिकल जो होता है वैक्सी कवरिंग, प्रिवेंट्स फ्रॉम वाटर लॉस। ठीक है, लीव्स में, मेसोफिल सेल्स में, स्पॉन्जी सेल्स में जो होते हैं, ये स्पॉन्जी सेल्स हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स। ये होल्ड करते हैं वाटर। ठीक है, टेम्पररली वाटर होल्ड करते हैं, और जब भी फोटोसिंथेसिस के टाइम में पानी रिक्वायर्ड होगा पैलिसेड सेल्स के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये वाटर इसमें एंट्री ले लेता है। ठीक है, ये होता है एयर स्पेसेस, इन्हें बोलते हैं एयर स्पेसेस। ठीक, ये है क्यूटिकल, लोअर क्यूटिकल। ठीक है, और ये लोअर एपिडर्मिस। उसी तरह ये हो जाता है अपर एपिडर्मिस। ठीक है,
इन्हें बोलते हैं पैलिसेड सेल्स। ये ग्रीन ग्रीन जो पार्टिकल्स हैं इन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसे तो ये पूरे के पूरे साइट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये पैलिसेड सेल्स से लेकर ये स्पॉन्जी सेल्स जहाँ तक होते हैं, इन यूनिट्स, इस पूरे यूनिट को बोलते हैं मेसोफिल। यही रीज़न है पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो भी एब्जॉर्ब्ड वाटर जाएगा, एंट्री लेगा यहाँ से, उसको लाइट एनर्जी के थ्रू ब्रेक करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। पानी को हम लोग ब्रेक करते हैं, फोटोलाइसिस। पानी को ब्रेक करते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और वही हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, जो भी CO2 इनसाइड इस ओपनिंग से जाता है, ठीक है, उसे हम रिड्यूस करवाते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या ग्लूकोज बोले तो सिंपल फॉर्म उसका, ठीक। तो ये हो जाता है गार्ड सेल। और इस ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमा। ये सिंगुलर है, ठीक है। प्लूरल यहाँ बता दिया, स्टोमा सिंगुलर होता है। तो ये होता है जस्ट एन ओपनिंग फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज में सारे आ जाते हैं, लाइक CO2 एक्सचेंज, O2 एक्सचेंज एंड ऑल्सो वाटर वेपर, ठीक है। सारे के सारे इन टाइप के गैसेस एक्सचेंज जो भी होते हैं वो इस ओपनिंग के थ्रू होते हैं। और इस ओपनिंग को खुलना है या बंद होना है वो गाइड कौन करता है उसे, गार्ड सेल, ठीक है। इनिशिएट उसे गार्ड सेल करता है, ठीक है। तो कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, ठीक है। अब कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग को करता है कंट्रोल, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। गार्ड सेल्स बनाते हैं, तो गार्ड सेल swell by drawing water inside, ठीक है, to initiate stomatal opening, ठीक है। when plant requires CO2, ठीक है। गार्ड सेल्स स्वेल बाय ड्रॉइंग वाटर इनसाइड टू इनिशिएट स्टोमाटल ओपनिंग। जैसे ही गार्ड सेल पानी विथड्रॉ करता है वो स्वेल कर जाएगा। स्वेल करने से क्या होता है, ये ओपनिंग भी खुल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस स्टोमाटल ओपनिंग का। अब यहाँ आता है व्हेन प्लांट doesn't require CO2, ठीक है। तब क्या होता है, गार्ड सेल्स लूज वाटर एंड shrink to close the stomatal opening, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा, CO2 एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एंट्री लेता है प्लांट सेल्स में, और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। पानी उसे स्पॉन्जी सेल्स के थ्रू मिल जाता है, एयर स्पेसिस के थ्रू डिफ्यूजन
कर एयर इंटर CO2 इंटर कर जाता है पैलिसेड सेल्स में और फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो फोटोसिंथेसिस इन दो रॉ मटेरियल्स के कारण हो पाता है आराम से। ठीक है, अब स्पॉन्जी सेल्स में पानी आता कहाँ से है? ठीक है, उसके बारे में अब देखते हैं कि पानी कैसे एंट्री लेता है प्लांट में। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए आप पहले। सेकेंड रॉ मटेरियल हो जाता है वाटर। ठीक है, वाटर का क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स में। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, and transported to every part of plant by xylem tissue। इसके बारे में भी डिटेल में हमें पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है, इसी यूनिट का पार्ट है वो। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू क्या करता है? लीव्स तक ले जाएगा। लीव्स में फिर वो कहाँ ले जाता है? मेसोफिल सेल्स तक। ठीक है, वहाँ पे स्पॉन्जी सेल्स डिफ्यूजन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो स्पॉन्जी सेल्स जो होते हैं वो फिर वाटर इनिशिएट करते हैं, वाटर मूवमेंट पैलिसेड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जब भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह हमारा वाटर भी पैलिसेड सेल्स में पहुँचता है। ठीक है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना है क्लोरोप्लास्ट्स में। अच्छा, हमने तो अभी बात की वो ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं ना जो फोटोसिंथेसिस में ना एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये दो रॉ मटेरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस रॉ मटेरियल की ना जो कि प्लांट बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है मिनरल्स। ठीक, ये क्या है इसका इंपॉर्टेंस? नेसेसरी फॉर बॉडी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या क्या हो जाते हैं? ये पहला हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन होता है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। ऑल्सो टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इन soluble forms like nitrites from the soil or is fixed by nitrogen fixing bacteria in the soil। ठीक है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो भी सॉइल में होते हैं रूट्स के आसपास, वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, वो सिंथेसाइज करते हैं उसके दूसरे फॉर्म में जो कि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अच्छा, अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉस्फोरस। ठीक, उसी तरह फिर आ जाता है आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, ETC और भी बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी पार्ट मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नोट कर लीजिए इन्हें भी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना फोटोसिंथेसिस का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एक्टिविटी रिलेटेड, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो अब हर टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाइन बाय लाइन आपको थरो क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक के अंडर में ना, मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस उठाकर आपको क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉटेड प्लांट, ठीक है। तो पॉटेड प्लांट क्या है? तो ये वो प्लांट है ना जिन्हें हम एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो पॉटेड प्लांट क्या है, कैसे बनता है पॉटेड प्लांट? तो ये होता है कंप्लीटली डी-स्टार्च्ड प्लांट इज नोन एज पॉटेड प्लांट, ठीक। जो भी प्लांट डी स्टार्च्ड हो जाता है ना कंप्लीटली, डी स्टार्च कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस तो उसमें हो ही नहीं पा रहा है, तो जो भी स्टार्च उसके अंदर होगा ना वो प्लांट यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है। और कुछ भी स्टार्च फिर बचेगा नहीं। तो जब कुछ भी स्टार्च बचता नहीं है ना, वैसे प्लांट को हम बोलते हैं पॉटेड प्लांट, ठीक है। अब डी स्टार्च करवाया कैसे जाता है प्लांट को, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? हाउ अ प्लांट इज डी स्टार्च्ड, ठीक है। इसका सीधा सीधा आंसर है बाय कीपिंग इट एट अ डार्क रूम फॉर 3 days। अगर आप किसी डार्क रूम में किसी प्लांट को रख देंगे 3 दिन के लिए तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उन 3 दिनों में लाइट तो प्लांट पर पड़ेगी नहीं, तो कोई भी फोटोसिंथेसिस होने वाली नहीं है। तो कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्म ही नहीं करेगा तो स्टार्च में तो कन्वर्ट करके स्टोर नहीं ना कर पाएगा प्लांट, हाँ। तो स्टार्च फॉर्मेशन तो रुक जाएगा कंप्लीटली। तो जो भी स्टार्च प्लांट के पास पहले से होगा ना वो उसे यूज़ कर लेगा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। वहाँ से एनर्जी डिराइव करके स्टार्च सारा वो ख़त्म कर लेगा। तो इस तरह हम प्लांट को डी स्टार्च कर सकते हैं, 3 दिन डार्क रूम में रख दो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन KOH solution is kept with a plant inside a sealed chamber, ठीक है। अगर हम KOH सॉल्यूशन को किसी भी प्लांट को दोनों को साथ में एक सील चैम्बर में रख दें तो क्या होगा? तो KOH सॉल्यूशन जो होता है ना, ठीक है, वो सारा का सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर होता है CO2 का ये। तो कुछ भी उस चैम्बर में CO2 बचेगा ही नहीं। जो CO2 बचेगा ही नहीं चैम्बर में तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाएगा प्लांट में, ठीक है। तो आंसर हमारा मिल जाता है यहीं से कि देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सिंस ऑल द CO2 will be absorbed by KOH solution। यहाँ पे ऐड कर देते हैं इन सनलाइट भी, ठीक है, चैम्बर इन सनलाइट, ठीक है। तो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा भले ही सनलाइट क्यों ना हो, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा जो बेसिक होता है जिसे हम ग्लूकोज में रिड्यूस करवाते हैं क्या, CO2, वो तो बचेगा ही नहीं ना चैम्बर के अंदर, ठीक है। वो तो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा KOH के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी एक्सट्रैक्ट द क्लोरोफिल आउट ऑफ द लीव्स, ठीक है। क्लोरोफिल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं लीव्स से, ठीक है। और क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत क्या है ये हम आगे देख लेंगे, ठीक है। पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे क्लोरोफिल को हम लीव्स से, ठीक है। तो क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाय गिविंग
वाटर बाथ टू लीव्स, ठीक है, एंड देन पोरिंग हॉट वाटर ऑन दिस लीफ, ठीक है। वाटर बाथ क्या होता है उसे जान लेते हैं। आइए, एक बीकर में हम पानी ले लेंगे और फिर उसी के अंदर एक और बीकर लेंगे, ठीक है। इसमें हम लेंगे अल्कोहल और यहीं पे हमारा लीफ रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है वाटर बाथ, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल को डायरेक्टली बॉयल नहीं कर सकते हम, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, लीफ पूरी पूरी जल जाएगी, ठीक है। तो इस बीकर के अंदर है अल्कोहल, तो इसे डायरेक्टली हीट नहीं करवाया जाता है, इसे वाटर के प्रेजेंस में हीट कराया जाता है। और यहाँ पे बंसन बर्नर लगा देते हैं, ठीक है, फ्लेम के लिए बर्नर है ये, ठीक है। ये हो गया वाटर, ये हो गया हमारा बर्नर, ठीक है। इस तरह हम वाटर बाथ देते हैं लीफ को। उसके बाद लीफ को निकाल कर हॉट वाटर उस पर पोर करते हैं, तो जो भी बचा कुचा क्लोरोफिल होता है ना वो चला जाता है, वॉश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करते हैं लीफ से, ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें। अच्छा, अगला क्वेश्चन अब आ जाता है ना, व्हाई डू वी नीड टू एक्सट्रैक्ट क्लोरोफिल फॉर आयोडीन टेस्ट, ठीक है। तो जो आयोडीन टेस्ट होता है ना वो एक कलर डिटेक्शन टेस्ट है, ठीक है। क्या होता है कि जहां जहां स्टार्च होगा ना प्रेजेंट, आयोडीन वहां पर एक कलर देगा, ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन, ठीक है। और जहां जहां स्टार्च नहीं प्रोड्यूस होगा लीव्स में, वहां पे कोई कलर नहीं देगा। स्टार्च प्रोडक्शन का मतलब है कि उन जगह उन साइट्स पे ना फोटोसिंथेसिस हुआ है, और जहां पे आयोडीन सॉल्यूशन कलर नहीं देगा, कलर चेंज नहीं करेगा, कलरलेस रहेगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है, तो स्टार्च भी नहीं बना है, ठीक है। लेकिन हमें क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है लीव से इसके लिए, क्यों? क्योंकि कलर डिटेक्शन टेस्ट में फिर क्लोरोफिल भी एक कलरिंग पिगमेंट है, तो ये हिंडर कर सकता है हमारे ऑब्जर्वेशन को। इसीलिए क्या करते हैं, हम क्लोरोफिल को पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड टू एक्सट्रैक्ट क्लोरोफिल फॉर आयोडीन टेस्ट? बिकॉज इट कैन हिंडर द आयोडीन टेस्ट as it is a green coloring pigment, ठीक है। It is a green coloring pigment which can alter the observation, ठीक है। दैट्स वाई वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द क्लोरोफिल फॉर आयोडीन टेस्ट, ठीक। व्हाट कलर आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? तो कौन सा कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? तो हमें पता है ये देता है, अभी बताया मैंने, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। जहां जहां स्टार्च है, जिस जिस पार्ट में स्टार्च है वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये क्लियर साइन होता है। और उस साइड पे हमें क्या मिलेगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही ब्लू ब्लैक कलर, ठीक। और जहां जहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिल रहा है आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से आपके दोनों एक्टिविटीज़ है ना फोटोसिंथेसिस टॉपिक के अंदर ही, उनसे मैंने उठाई है, ठीक है। तो इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और भी आपके कुछ डाउट्स हैं कहीं भी तो प्लीज़ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, मैं उन्हें क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें जम के। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने ना एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स जरूरी हैं एक प्लांट को ना
उसके बारे में पढ़ा। अब हम जान लेते हैं कुछ मिनरल्स के बारे में जो प्लांट को रिक्वायर्ड है बॉडी पार्ट सिंथेसाइज करने के लिए, या जो भी टूटी फूटी सेल्स या टिश्यूज होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग या रिपेयरमेंट के लिए। ठीक है, तो तीसरा जो रॉ मटेरियल हो जाता है वो हो जाता है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स, इनका काम क्या है, इनका यूज क्या है? दे हेल्प इन बॉडी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेती हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाता है फॉस्फोरस, फिर आ जाएगा आयरन, फिर आ जाता है मैग्नीशियम। तो इन सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट एक प्लांट को होती है जिसके थ्रू वो अपने बॉडी पार्ट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, प्लांट्स उनके टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इन मिनरल्स के द्वारा ही वो होता है। नाइट्रोजन जो है ना वो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स। सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स, या फिर और इट इज obtained from nitrogen fixing bacteria in the soil। या फिर जो भी बैक्टीरियाज होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और सॉल्युबल कंपाउंड्स में नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, उनके थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं अभी तक जितना भी पढ़ाई हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी आपके क्वेश्चंस या डाउट्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उनको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा अगले वीडियो में।